हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है और मेरे यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 1 ईट मन के तथा अस्थियों पर बेस्ड। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में पुरातात्विदों को किस तरीके से पता चलता है। सबसे पहले तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लोगों के बीच में किस तरीके से कुछ सामाजिक विभेद थे, उनकी सामाजिक स्थिति में किस तरीके के डिफरेंसेस थे, वो पुरातात्विदों को उनके समाधान प्रथा से पता चलता है। बरियल प्रैक्टिसेस जो थी वो काफी महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं जानने के लिए हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति को। हड़प्पा सभ्यता में जो शवों को मरने के बाद शवों को दफनाने की प्रथा थी। शवों को मरने के बाद जब दफना दिया जाता था तो उनके साथ में कई तरीके के आभूषणों को और कई तरीके के मिट्टी के बर्तन वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ में रखा जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सोचते थे कि व्यक्ति मरने के बाद भी इन सारी चीजों का जो है वो इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए जो अमीर लोग होते थे, जिन समाधानों से महंगे आभूषण, महंगी तरीके की चीजें मिली हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है ये किसी संपन्न या पैसे वाले व्यक्ति का मतलब शव होगा, या जिनके साथ में मिट्टी की या छोटी मोटी चीजें दफनाई जाती थी, तो उससे अंदाजा लगाया जाता था कि ये हो सकता है किसी निर्धन व्यक्ति का होगा। क्योंकि बहुमूल्य चीजें जो होती है, महंगी चीजें जो होती हैं, वो किसी पैसे वाले इंसान की कब्र में ही दफनाई जा सकती है, और जो गरीब इंसान होगा वो साधारण मिट्टी से बनी हुई चीजों को ही दफनाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि एक विलासिता की वस्तु के बारे में हम बात करें। अगर विलासिता की जो चीजें हैं, दुर्लभ महंगी वस्तुओं का इस्तेमाल, जो भी चीजें बनाई जाती हैं भोग विलास के लिए, हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिल पाती हैं, या किसी दूसरे देश से मंगाया जाता है, या फिर जिनको बनाने की जो टेक्निक होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कुछ मनके हैं, कुछ आभूषण होते हैं ऐसे जिनको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उनको बाहर से मंगाया जाता है। फेयंस जो है एक तरीके का बालू, रेत, कलर्स या मिट्टी के मिश्रण से बनाई गई एक चीज होती है। ये एक तरीके का पात्र है जिसके अंदर तेल वगैरह या सुगंधित कोई चीज रखी जाती होगी। तो ये हड़प्पा सभ्यता में मिलता नहीं था। इसको बनाने की, फेयंस को बनाने की प्रक्रिया जो थी वो भी बहुत ज्यादा टफ थी। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल कोई अमीर इंसान करता होगा। और जो चीजें नॉर्मली हर घर में मिल जाती है, मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी की जो चीजें हैं वो हर घर में मिल जाती है, अवेलेबल होती हैं, तो उनका इस्तेमाल गरीब लोग ही करते होंगे। अब बात आ जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस तरीके के कपड़ों को पहनते थे, क्योंकि लोगों के कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, जिस फैब्रिक से बने हुए कपड़े वो पहनते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि कपड़े महंगे हैं या सस्ते हैं। सूती और ऊनी वस्त्र, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। दूसरा, आभूषण, हड़प्पा के जो लोग थे वो किस तरीके के आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही तरीके के लोग जो हैं गहनों को पहनते थे। स्त्रियां गले में हार पहनती थी, बाली पहनती थी, बाजूबंद हो गया आपका, कंगन वगैरह हो गए हाथ में पहनने के लिए। और पुरुष जो थे वो भी गहनों का इस्तेमाल करते थे, गले में हार वगैरह पहनते थे, हाथों में कड़ा पहन सकते हैं। और नेक्स्ट, श्रृंगार प्रसाधन, श्रृंगार करने का भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बहुत ज्यादा शौक था। स्त्री और पुरुष दोनों ही तरीके के जो लोग हैं श्रृंगार को प्राथमिकता देते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दर्पण बना हुआ है सामने। उस दर्पण में अभी तो क्योंकि कांसा जो है, कांच, वो टूट गया होगा या मिला नहीं है, ये धातु का बना हुआ है, तांबे का है। तो धातु की चीज जो है वो सेफ रहती है, बच जाती है। और जो कांसा है वो टुकड़े टुकड़े होके हो सकता है इधर उधर गिर गया हो, जो इसमें लगा हुआ नहीं है इस वक्त। तो इसीलिए
चेहरा देखने के लिए, अपने आप को निहारने के लिए, श्रृंगार चेहरा देखने के लिए अपना इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। दर्पण का इस्तेमाल किया जाता था। पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने लुक्स को इम्पोर्टेंस देते थे। अच्छे बाल बनाना, अच्छा सुगंधित तेलों का इस्तेमाल करना, और मनोरंजन के लिए भी काफी तरीके के साधन वहां पर थे। डांस और म्यूजिक से वो लोग पूरी तरीके से परिचित थे। डांस के बारे में उन्हें नॉलेज था। बहुत सारी डांसिंग गर्ल, बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई हैं जो डांस करती हुई हैं हड़प्पा सभ्यता में। और दूसरा, ढोल जैसी चीजें वहां पे मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि मनोरंजन के लिए वो नाचने गाने जैसी चीजों का इस्तेमाल करते होंगे। अगला है हमारा हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हम वहाँ की पता लगाने के लिए कृषि, एग्रीकल्चर और पशुपालन जैसी चीजों को, व्यापार को देखते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता में खेती बाड़ी की बात की जाए तो वहां पर गेहूं, जौ, सफेद चना, दाल और तिल जैसी फसलों को उगाया जाता था। चावल वगैरह वहां पे नहीं उगाए जाते थे, क्योंकि चावल के साक्ष्य बहुत ही ना के बराबर मिले हैं। तो मे भी हो सकता है चावल जो है बहुत कम उगाया जाता हो वहां पे, या ना के बराबर हो। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, तो इससे पता चलता है कि कालीबंगन से जुते हुए खेत मिलने से ये प्रमाण हमें मिलता है कि हो सकता है कालीबंगन में लोग खेती बाड़ी करते होंगे, खेती के लिए इस्तेमाल की जाती होगी ये जगह। कालीबंगन छोटी बस्ती भी है। बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। एक वृषभ का हल मिला है हमें खिलौने के रूप में। इसका मतलब है बैल वगैरह से खेती की जाती होगी। सिंचाई के भी प्रमाण मिले हैं हमें। हड़प्पा सभ्यता में अफगानिस्तान के सोर्तुगई जो जगह है, वहां पर सिंचाई के लिए कुछ प्रमाण हमें मिले हैं। कुछ कुएं हैं, जलाशय हैं, तालाब वगैरह। इसका मतलब है कि वो लोग सिर्फ बारिश पर ही डिपेंड नहीं थे। कुओं, तालाबों जैसी चीजों से भी वो अपनी फसल को पानी देते थे। नेक्स्ट है हमारा पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीजें भी हड़प्पा सभ्यता में मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो पालतू जानवर हैं जिनको पाला जाता था, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों को ये पालना पसंद करते थे। शिकार भी करते थे ये लोग। शिकार करने के लिए जानवरों की बहुत सारी हड्डियां वगैरह मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिकार भी किया जाता था। पशु उत्पाद को बेचना। पशुओं से जिन भी एनिमल्स को ये लोग पालते थे, उनसे जो भी सामान मिलता है, जैसे दूध हो गया, पनीर वगैरह, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनको मिलती हैं। खाले हो गई, वो सारी चीजों को बेचकर अपने ही देश में बेचते हैं, आस पड़ोस की जगहों में बेचते हैं, या फिर दूसरे देशों में तो सॉरी नहीं बेच सकते, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है, सामान खराब हो सकता है। तो हाथी पालने के भी साक्ष्य मिले हैं, घोड़े पालने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाथी जो कि इतना बड़ा एनिमल है, उसको भी ये लोग पालते थे, और घोड़ों को नहीं पालते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में हमें पता चलता है। वहां पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिसकी वजह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस किस तरीके के देवी देवताओं को पूजा जाता था। फर्स्टली, पशुपति, शिव की पूजा। शिव की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, जिसके चारों तरफ एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, हाथ रख के। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है, और इनके चारों तरफ एनिमल्स हैं काफी तरीके के, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है ये शिवजी जी की मूर्ति होगी। तो शिवजी जी को पूजते थे ये। प्राकृतिक व वृक्ष पूजा। प्राकृतिक और वृक्ष को भी ये लोग पूजते थे। प्रकृति में आग हो गया और अग्नि हो गई, इन चीजों को ये पूजते थे। ट्रीज की भी पूजा की जाती थी। हो सकता है कोई डर होगा, या लगता होगा कि हमें श्राप ना दे दें, या कुछ भी चीज रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर हम नेचर और ट्री वर्शिप करते हैं तो इसके पीछे यही रीजन हो सकते हैं। डर होगा कहीं ना कहीं, और कि या तो खुश करने के लिए की जाती होगी। पशु पूजा, एनिमल्स
एक कुपड़ वाला सांड मिला है, सांपों की भी पूजा यहाँ पर करने के हमें साक्ष्य मिले जाते हैं। तो मे बी ये डर की वजह से किए जाते होंगे कि डेंजरस एनिमल है और नुकसान ना पहुंचा दें, तो इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए इसकी पूजा की जाती होगी। मातृ देवी की पूजा भी यहाँ पर की जाती है, देवी को माँ मानकर उसकी पूजा की जाती है। एक यहाँ पर गहनों से लदी हुई मिट्टी की एक नारी की मूर्ति मिली हुई है, जिससे पूरी तरीके से गहनों से लदी है, गले में हार भी पहना हुआ है, बाजूबंद है, बहुत सारी चीजें हैं, जिसको कि बोला गया है कि ये उनकी कोई मातृ देवी होगी जिसकी पूजा ये लोग करते हैं। लिंग पूजा, शिव जी जो है, शिव जी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग जो है उनका, उसको भी पूजा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किन किन देशों से व्यापार करते थे, किन किन जगहों से उनका व्यापार था, उसका पता हमें चलता है शिल्प उत्पादन से। और चनूदड़ो जो है वो एक केंद्र था शिल्प उत्पादन का, जहां पर मनके, शंख की कटाई, भवनों का निर्माण, बाट जैसी चीजों को बनाया जाता है। अब मनके जो आपके हैं, ये मनके धातुओं से बनाए जाते थे, कांसा, सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं से इन मनकों को बनाया जाता है। कुछ बाट वगैरह जो हैं वो बनाई जाती हैं कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक और पत्थरों से स्पेशली। बट अब आप इमेजिन करो, मोहरे बनाने के लिए सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। सेलखड़ी पत्थर जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और उसको बनाने के लिए उस सांचे में ढाल वाल कर मिट्टी वगैरह को उसको प्राप्त किया जाता है। मोहरे बनाने की को पत्थरों से कोई मनके बनाना या कोई शंखों की कटाई करना कितना डिफिकल्ट काम है। पहले पत्थर को तोड़कर एक अपरिष्कृत आकार में उनको छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उनसे किसी तरीके के आभूषणों को बनाया जाता है। मनकों की कटाई, शंख वगैरह, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्निक थी, जिसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। इसके अलावा नागेश्वर, बालाकोट समुद्र तट पर स्थित थे, जहां से हमें शंख वगैरह जैसी चीजें मिली हैं, और ये भी शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। हमें शिल्प उत्पादन के बारे में पता चलता है जब वहां पर कोई भी कारखाना है या कोई भी चीज है, कालीबंगन में जैसे कारखाना है, इनके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पर काम करने के बाद किसी कारखाने के बाहर कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है, सामान कोई छूट गया है, बनाने के बाद जो टुकड़े वगैरह पड़े रह जाते हैं, वो जगह पर ही छोड़ दिए जाते हैं जहां पर इसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है सामान को, वहीं पर इनको छोड़ दिया जाता है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों से हम अंदाजा लगाते हैं, कूड़ा करकट वगैरह जैसी चीजों से हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का काम होता होगा। जैसे शंख के बारे में मैंने अभी बताया, नागेश्वर और बालाकोट जो है शंख बनाने की जगह थी, वहां पर शंख वगैरह को आप काट कर उससे गहने वगैरह जो भी है वो बनाए जाते थे। और इसके अलावा जो व्यापार की हम बात करें, तो व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अपने ही देश के अंदर भी होता था, इंटरसिटी और भी होता था, और ये दूसरे अपने देश के अलावा दूसरी जगहों से भी ये व्यापार करते थे, दूसरे देशों से भी ये व्यापार करते थे। जैसे कि अरब है, अरब प्रदेश से जो है वो तांबा हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात करते थे, वो मंगाते थे। ओमान से काली मिट्टी चढ़ा मर्तबान मिला है, जिसे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं इस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जो कि ओमान से मंगाया जा रहा है। मेसोपोटामिया में मोहरे मिलना, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक दूसरे के पैरेलल हैं। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया, जो कि अभी इराक के अंदर है, वहां से व्यापार किया जाता था। अगर हमें एक देश की मोहर दूसरे देश में मिल रही है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इन इन देशों से व्यापार किया जाता होगा। हड़प्पा की मोहर मेसोपोटामिया में मिलने का यही रीजन माना जा सकता है कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार चल रहा होगा। और मुद्रांकन
सामान को प्रोटेक्ट रखने के लिए, सेफ रखने के लिए उसके ऊपर मुद्रांकन किया जाता था। सामान अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक सुरक्षित है तो इसका मतलब है सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन सत्ता के बारे में। नॉर्मली ये पूरा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हिस्टोरियंस में इस चीज को लेकर अभी तक डिबेट है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा था या नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कुछ हिस्टोरियंस ने ये अंदाजा लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा का शासन होता था, कुछ बोलते हैं नहीं होता। बट क्या चीजें हैं, क्या ऐसे साक्ष्य हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी किसी राजा का शासन है। पहला तो पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता। जो भी अवशेष मिले हैं, जो भी पुरानी चीजें मिली हैं, वो बिल्कुल एक जैसी ही हैं, सेम तरीके की हैं। मतलब पूरी जितनी जगह में भी हड़प्पा सभ्यता फैली थी, उत्तर और पश्चिमी का हिस्सा, वहां पर सारी जगहों में लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, सारी ही जगहों में एक ही तरीके की चीजें मिली हैं। अगर ईंटें हैं तो ईंटों का आकार, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सारी सेम तरीके की ही है, बन के ऑलमोस्ट सभी सेम तरीके के हैं। तो इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसी राजा का शासन होता था। नगर योजना की अगर हम बात करें तो नगर योजना जो है वो वो अगर राजा होगा तभी तो इन तरीके के नगरों को, इतने विशाल नगरों को बनाया जा सकता है। अगर मान लो राजा ही नहीं है किसी सभ्यता में, तो रूल करने कैसे पता चलता होगा? एक ही तरीके की ईंटों का इस्तेमाल करना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर भवन बनाना है, दुर्गों को चारी दीवारी से घेरा जाना है, या बस्तियां जो बसाई गई थी, जल निकास प्रणाली जो है आपकी, उन सबको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला तो होगा ही। कोई ना कोई अगर इसको नियंत्रित करेगा, गाइडेंस देगा, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देगा अगर, तभी तो इस तरीके की चीजें पॉसिबल है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां देख लो, मोहनजोदड़ो की बस्तियों को देख लो, वो कितना प्लान करके बनाई गई है कि पहले नालियां वगैरह बनाई जा रही हैं, उसके बाद वहां पे घर वगैरह बनाए जा रहे हैं, गली की नालियां सड़कों से, सड़कें मेन सड़कों से फिर वो शहर के बाहर जा रही हैं। तो ये सारी चीजें बिना किसी गाइडेंस के तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए माना जाता है कि नगर योजना जो थी वो किसी कोई राजा के अंडर ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता होगा, बनाया जाता होगा। शिल्प उत्पादन राजाओं द्वारा व्यवस्थित। अब अगर एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार हो रहा है, अपने ही कंट्री के अंदर अलग अलग राज्यों से व्यापार कर रहे हैं या दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को कोई ना कोई तो निर्देशित करने वाला होगा ही, तभी तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। बिना गाइडेंस के तो इतना परफेक्टली, इतना अच्छे तरीके से होना पॉसिबल नहीं है। तो एक ये साक्ष्य भी था जिसकी वजह से अंदाजा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा का शासन होगा। बस्तियां कच्चे माल के पास होना, क्योंकि जो लोगों के घर वगैरह, कच्चा माल जो जहां पर है सामान वगैरह बनाने के लिए, लोगों ने उसी जगह पर अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि सामान वगैरह अच्छे से बन जाए। क्योंकि इतनी दूर ट्रेवल वगैरह करने की भी प्रॉब्लम आती होगी, अगर दूर होंगी बस्तियां, कच्चे माल की बस्तियां या सामान कारखाना लोगों के घरों से दूर होगा, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को देखा जाए तो उस समय के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी जो आज है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। व्यापार नियंत्रित करना ऑलरेडी बता ही दिया गया है। व्यापार करने के लिए कोई ना कोई राजा गाइडेंस तो देगा ही, कैसे व्यापार करना है, किन चीजों का व्यापार करना है, कोई ना कोई राजा इसको निर्देशित करता ही होगा, व्यापार पर कंट्रोल करता ही होगा, टैक्सेस वगैरह जो लगाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट आ जाता है अनुष्ठानों का निष्पादन। हमने दुर्ग के बारे में पढ़ा था। दुर्ग के अंदर स्नानागार और माल गोदाम, दो संरचनाएं थी और बहुत बड़ी थी, जिनका सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम इतनी बड़ी संरचना को सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों को भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होगा। इतने बड़े लेवल पे अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, तो उन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई तो गाइडेंस देगा ही, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अब अगला आ जाता है, इस इतनी बड़ी सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली।
इस सभ्यता के खत्म हो जाने के पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले तो कोई भी सभ्यता एकदम से खत्म नहीं हो जाती है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है इसको खत्म होने में। तो पहला रीजन है भूकंप। हो सकता है अर्थक्वेक वगैरह आ जाने की वजह से इस सभ्यता में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई होगी, नगर वगैरह जो है, जो नगर बनाए गए थे वो टूट फूट गए होंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी का मार्ग बदलना। हमने पढ़ा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी के आसपास हैं। तो जब नदी जो है अपने मार्ग को ही बदल लेगी, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती बाड़ी करने के लिए उस पानी की जरूरत होती है। तो अगर सिंधु नदी अपना मार्ग बदल लेगी तो लोगों को खेती में पानी नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो फसलें सूखने लग जाएंगी, फसलें सूखेंगी तो इसका असर व्यापार के ऊपर भी पड़ेगा, आम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, और पशु वगैरह जो पालते हैं कहीं ना कहीं उनको भी पानी वगैरह नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मार्ग बदलने से पानी कितना इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के तो जीविका हमारी पॉसिबल ही नहीं है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि सिंधु नदी ने जो मार्ग बदल लिया उसकी वजह से हो सकता है इस सभ्यता का अंत होने लगा होगा, धीरे धीरे लोग मरने लगे होंगे। नदियों का सूख जाना, हो सकता है नदियां, क्योंकि गर्म जलवायु है भारत की, या बहुत ज्यादा और भी रीजंस है जिसकी वजह से नदियों का सूख जाना, नदियां सूख गई थी, नदियां सूख जाएंगी तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा। अब पानी ना मिलने की वजह से सेम खेती पशुपालन जो सारी चीजें हैं वो सफर करेंगी। खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो व्यापार भी पॉसिबल नहीं होगा, जो प्रोडक्शन आएगा, जो सामान आएगा उसको बेचेंगे, पशुओं से जो सामान मिलेगा उसको बेच कर ही तो अपना गुजारा चलाते हैं। अगर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी तो उसकी वजह से लोग मरने लग जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट है बाढ़। हो सकता है बारिश बहुत ज्यादा आने लगी हो, बारिश बहुत ज्यादा पड़ने की वजह से सिंधु नदी नदियों के किनारे स्थित है तो पानी का लेवल जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इन देखो एक चीज आपको दिख रही होगी, सभी का लेना देना कृषि से है, खेती बाड़ी पशुपालन सबसे लेना देना है। बाढ़ आने की स्थिति में कृषि जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। अब फसल जो है, फसल अगर बर्बाद ही हो जाएगी बाढ़ की वजह से तो लोगों को खाने के लिए मिलेगा नहीं, है ना। तो इसकी वजह से भी एक रीजन ये भी बनता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जो भारत जिस तरीके का देश है, यहाँ पे गर्मी जलवायु जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। हो सकता है बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी और भी रीजंस होंगे, क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से भी किसी सभ्यता के ऊपर बुरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी भी नुकसानदायक होती है और सर्दी भी नुकसानदायक होती है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो फसलों को नुकसान होगा, सारी चीजें सूख जाएंगी, और लोगों को भी हो सकता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीज का। हमला लास्ट बाहरी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि दूसरी देश के लोगों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया होगा, आर्य जाति का बोला जाता है बेसिकली, कि उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया होगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर, जिसकी वजह से नगर वगैरह जो हैं वो तहस नहस हो गए और आम लोग जो हैं वो भी धीरे धीरे जगह छोड़कर दूसरी जगहों में जाने लगे होंगे, शिफ्ट होने लगे होंगे, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। और एक रीजन भौतिक भी माना जाता है, मोहरे बाट मन की शिल्पियां, जो भी भौतिक चीजें होती हैं वो खत्म होने लगी होंगी धीरे धीरे, जिसकी वजह से लोगों को आर्थिक संकट होने लगा, पैसे की कमी होने लगी, तो धीरे धीरे लोग जगह छोड़कर जाने लगे या फिर मरने लगे होंगे, भुखमरी या बहुत सारी चीजों की वजह से भुखमरी वगैरह हो गई। नेक्स्ट अब हम करते हैं अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। अब हमें जितनी भी चीजें हमें मिलती है उनकी व्याख्या की समस्या सबसे ज्यादा आती है। खोजों का वर्गीकरण। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीजें मिली हैं, जितनी भी खोजें की गई हैं, उनको वर्गीकृत करना भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। सबसे पहला तो कोई अगर हमें कोई चीज मिली है उसका ये पता लगाना कि वो यूजेस के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि ये चीज का इस्तेमाल औजार के रूप में किया जाता था या किसी वस्तु के रूप में किया जाता था, ये आभूषण है या ये कोई औजार है। दूसरा पता लगाने का तरीका एक ये था कि घर में मिली है या घर के बाहर मिली है,
क्योंकि अगर कोई चीज घर के अंदर मिली है तो नॉर्मली घर में इस्तेमाल करने की, रोजमर्रा के यूज की चीज होगी। अगर घर के बाहर मिली है तो वो कुछ भी चीज हो सकती है, औजार भी हो सकती है, आभूषण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। आधुनिक समय की वस्तुओं से समानता करना, हमें जो उस समय में चीजें मिलती थी, जैसे आटे की चक्कियां वगैरह हैं, जो भी हैं, तकलियां, बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें मिलती थी, तो उससे हम ये अंदाजा लगाते थे। आज के टाइम की चीजों को जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे कंपेयर करके देखते हैं, समानता बैठाकर देखते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सेम दिख रही है, तो हो सकता है ये आटे की चक्की होगी, या ये हो सकता है घर में इस्तेमाल करने वाली सुई होगी, औजार होगा, या कोई भी दूसरी चीज होगी। कभी कभी इतिहासकारों, सॉरी, पुरातात्विदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके के कपड़ों को पहनते थे, किस तरीके के आभूषण पहनते थे, उनके लिए उनको मूर्ति चित्रण के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जितनी भी मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं, जो भी मूर्तियां उन्हें मिली हैं, उन मूर्तियों ने किस तरीके के कपड़ों को पहना हुआ है, किस तरीके के गहनों का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये उपयोगिता की चीज है, या ये आभूषण है, या ये औजार है। नेक्स्ट है व्याख्या की समस्याएं। अभी सारी चीजें मिल जाने से एक तो व्याख्या करने की भी समस्या आ जाती है। आभूषण से लदी नारी की मूर्ति को मातृ देवी की संज्ञा दे दी गई है। अब इतनी सारी आभूषण से कोई आम महिला तो बैठेगी नहीं पहन के इतने सारे आभूषणों को, उसकी मूर्तियां वगैरह कौन बनाएगा। तो मे भी हो सकता है वो मातृ देवी हो। इतनी सारी आभूषण लदी मूर्ति, सर पे ताज भी बना हुआ है, उनके गहने पहने हुए हैं इतने सारे, तो उसको हड़प्पा सभ्यता पुरातात्विदों ने मातृ देवी की संज्ञा दे दी। योगी की मुद्रा में मूर्ति मिली है एक, जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी। और मोहरों पर अनुष्ठानिक दृश्य को धर्म से रिलेट कर दिया गया है। मोहरों पर कोई पूजा पाठ करते हुए अगर कोई पिक्चर मिल रही है, कोई चीज अंकित की गई है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जाता है, हो सकता है ये धर्म से रिलेटेड होगी। चलिए, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर इसके पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो इसके पार्ट्स की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप पिछले 2 पार्ट्स को जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।